और मुख्यमंत्री जी तो हमारे घोषणा मंत्री हैं। ये इनका काम है सिर्फ घोषणा करते चलो, लोगों को बहलाते चलो। नमस्कार, भारत टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज आलम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी क्रांति दल के प्रखंड अध्यक्ष श्री राकेश जी। इनसे खास मुलाकात के दौरान कुछ खास बात करेंगे और जो क्या बुनियादी समस्या है उस पर बातचीत करके और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या बुनियादी समस्या है, क्या क्या परेशानी आ रही है और औराई की जनता के साथ क्या मेन परेशानी चल रही है। इस मौजू पे हम बात करेंगे। भारत टाइम्स न्यूज़ में आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रवादी क्रांति दल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि औराई प्रखंड के बभनगामा पंचायत में जो मुखिया जी थे धीरज कुमार जी, उनका निधन 30/5/2020 ईस्वी को हो गया और उनके निधन के बाद विगत 2-3 महीने से पंचायत का प्रभार अभी तक उप मुखिया को नहीं मिला, जिस कारण से पंचायत का कार्य बाधित है। इस संबंध में उप मुखिया पति अपने जवाबदेही को समझते हुए माननीय बीडीओ साहब से आग्रह किया था कि वित्तीय पावर से हमें लैस किया जाए और मुखिया का प्रभार हमें दिया जाए। इस संबंध में माननीय डीएम साहब का भी लेटर बीडीओ साहब को आ गया। मैं आपको वो लेटर की छाया प्रति दिखाना चाहूँगा। ये हमारे डीएम साहब का भेजा हुआ पत्र है। इस पे स्पष्ट रूप से आदेश है डीएम साहब का बीडीओ साहब को कि आप अविलंब उप मुखिया को मुखिया का प्रभार देकर पंचायत के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का जवाबदेही सौंपें। लेकिन हमारे बीडीओ साहब स्थानीय कूटनीतिक और दुष्चरित लोगों के चक्रव्यूह में फंसकर वो गरीब और कमजोर अल्पसंख्यक जाति से आने वाले जो उपमुखिया हैं उनको प्रभार नहीं सौंप रहे हैं। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या कारण हो सकता है कि जो औराई वीडियो क्यों प्रभार देना नहीं चाह रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? इसका खुलासा तो स्पष्ट रूप से माननीय बीडीओ साहब ही करेंगे, लेकिन हमें जहां तक जानकारी है कि उप मुखिया के खिलाफ कुछ लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का एक चिट्ठी तैयार करके उनको भेजा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कभी पद पर गया नहीं, कोई कार्य किया नहीं, वित्तीय या और भी प्रशासनिक, उनके ऊपर संविधान की किस धारा के अनुसार आप अविश्वास प्रस्ताव लाना शुरू कर दिए हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि माननीय डीएम साहब मुजफ्फरपुर जब खुद अपने संज्ञान में लेकर अपने लेटर को इशू करते हुए उनको भेजते हैं, तो क्या बीडीओ साहब डीएम साहब से बड़े पदाधिकारी हैं? हम लोगों ने माननीय बीडीओ साहब से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। बीडीओ साहब का कहना हुआ कि लॉकडाउन है, इस अवधि में हम अभी किसी को प्रभार नहीं सौंपेंगे, लॉकडाउन टूटने के बाद इस पर कुछ सोचा जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं, वीडियो साहब का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान तो वो प्रभार सौंप नहीं सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो सोचेंगे, जबकि डीएम मुजफ्फरपुर का पूरा आदेश आ चुका है, बिना लेट किए हुए उनको जो प्रभार दिया जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं, ये डीएम साहब का चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विगत 4/7/2020 को उनका चिट्ठी इनके पास आया है। कहना है कि लॉकडाउन की अवधि में हम विचार करेंगे, जैसा होगा उसके बाद काम होगा। इससे साबित है कि दाल में कहीं न कहीं काला है। तो ये गरीब कमजोरों के साथ अन्याय करने में सहभागिता अपना दर्ज कराना चाहते हैं। यही काम अगर किसी दबंग समाज के लोगों के द्वारा होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं होती। और इसका दुष्परिणाम वहाँ की जनता भोग रही है कि जिसको अभी तक सही से बाढ़ राहत की सामग्री नहीं मिल पा रही है, न पॉलीथीन सेट मिल रहा है, न ही अनाज का एक दाना मिल रहा है, न ही रास्ता, रोड, सड़क, पुल पुलिया का कहीं कोई निर्माण हो रहा है।
और भी बहुत सारी जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ विकास का जो मुद्दा है वो सब प्रभावित है। वहाँ की जनता उहापोह की स्थिति में है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। उनको सोचने में परेशानी हो रही है कि आखिर हमारे पंचायत के मुखिया जी हैं कौन। सर एक सवाल और है कि जो अभी उप मुखिया के पद पे हैं, जिनको मुखिया के पद पे जो प्रभार देना है, तो उनके साथ वो गरीब हैं, इसके वजह से इसके साथ ऐसा मामला आ रहा है, या फिर वो किसी जातिगत को लेकर के, कोई छोटी जात के हों या बड़ी जात, ऐसा कोई जातिगत का लेकर के कोई ऐसा मतलब इस तरह की मामला पेश आ रही है? ये तो निश्चित रूप से हम और आप समझ सकते हैं कि उस पंचायत में वो जात से भी कमजोर हैं और हर तरह से पिछड़े हुए लोग हैं। और वही अगर किसी दबंग जाति के होते तो आज के डेट में उनको मुखिया जी के मृत्यु के 1 सप्ताह के उपरांत पावर से लैस कर दिया जाता। लेकिन स्थानीय राजनीति का वो शिकार है। वहाँ कुछ लोग हैं जो गुटबंदी करके इनको उस पद से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर रखना चाह रहे हैं, जो गैर संवैधानिक होगा, असंवैधानिक होगा। और ऐसी स्थिति में हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जहां नाइंसाफी की बात होगी, राष्ट्रवादी क्रांति दल अपने पूरे ताकत के साथ इसका पुरजोर विरोध करेगी। और जब तक उप मुखिया को मुखिया का प्रभार मिल नहीं जाता है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर एक सवाल और है आपसे कि अभी 2020 में, अक्टूबर 2020 में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर के बहुत सारी जो पार्टी है, विरोधी पार्टी है, वो चाह रही थी कि डिले किया जाए चुनाव को, लेकिन उसी डेट में चुनाव होना सही है या गलत है? इसके ऊपर कुछ आप कहिए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी बिहार कई तरह की परेशानियों से घिरा हुआ है। कोरोना महामारी ने हम सभी बिहार वासियों का पूरी तरह से कमर तोड़ दिया है। एक तरफ जहां बेरोजगारी है, भूखमरी है, लाचारी है, बेबसी है, दूसरी तरफ महामारी है, तीसरी बाढ़ है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, ठनका गिर रहा है। लोग अपने आप जो जहां हैं वहीं अस्त और व्यस्त हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी की प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए। पहले वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करें या शासन सत्ता को बनाने में अपनी सहभागिता दिखाएं। तो विरोधी दलों की जो विचारधारा है, मैं उनसे सहमत हूं और हम भी इस विचार को पुरजोर पुख्ता करना चाहेंगे कि अभी चुनाव का वक्त नहीं था। भले ही संवैधानिक तरीके से समय पूरा हो चुका है। आफ्टर ऑल सब डिसीजन करना तो चुनाव आयोग का काम होता है, लेकिन हम भी इस विचार को पुख्ता तौर पर पुष्ट करना चाहते हैं कि अगर चुनाव कुछ दिनों के लिए और टाल दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। अभी जाने आने का कहीं रास्ता नहीं है। लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं, गांव गली सब खलिहान सब डूबे हुए हैं। अपाहिज लोग, दिव्यांग लोग बहुत मुश्किल से समय गुजार रहे हैं। मवेशियों को चारा पानी की सुविधा नहीं है। उस स्थिति में चुनाव कार्य कराना सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल परीक्षा की घड़ी है। तो हम भी इस बात से सहमत हैं कि चुनाव को अगर कुछ महीनों के लिए टाल दिया जाता, इसी को अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक अगर ले जाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो यहाँ की जनता है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो आने वाला जो चुनाव है वो किस बेस पे आप वोट करेंगे? जात पात या धर्म के आधार पे या विकास के आधार पे करनी चाहिए? देखिए, धर्म और धार्मिक मान्यता ये हम सबों का अपना निजी चीज होता है। हम किस धर्म को मानते हैं, हमारा देवी देवता कौन है, हमारे ऊपर वाले किस नाम से जाने जाते हैं, ये हमारा निजी मामला होता है। धार्मिक विचार किसी का भी निजी मामला होता है। उसको हम राजनीति का आधार नहीं बनाएं, उसको वोट बैंक का हम आधार नहीं बनाएं, उसको शासन सत्ता तक पहुंचने का माध्यम नहीं बनाएं। समाज को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए विकास के रास्ते को ही चुनना होगा। अगर कोई दल या कोई पार्टी
धार्मिक भावनाओं को उभार करके समाज को बांट करके आपस में लड़ा करके और वोट हासिल करके सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करती है, तो यह हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। मैं तमाम देशवासियों से, बिहारवासियों से, अपने मुजफ्फरपुर वासियों से कहना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल से 5 साल की कष्ट को झेल करके हम लोग पुनः अपने भाग्य विधाता को चुनने का अवसर पाए हैं। 5 साल का वक्त जो होता है कोई एक रात में नहीं गुजर जाता है। 5 साल का वक्त गुजारने में कितने महीने, कितने दिन होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए जो भी नेता या जो भी पार्टी के लोग आते हैं वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा करके आपको पुनः डसने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे परदेशी पक्षी आते हैं और चारा पानी दाना चुन करके यहाँ से फिर खा पी के मस्त होकर चले जाते हैं, उसी प्रकार से बिहार के इस विधानसभा चुनाव में और आए विधानसभा में खास करके मैं देख रहा हूँ कि बहुत से परदेशी पक्षी के रूप में यहाँ मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है और हर कोई अपने को समाज सेवक बता रहा है, हर कोई विकास पुरुष बता रहा है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाइयों, आप बताओ कि 2 महीना पहले तक तुम कहां थे? 5 साल तक और आय की जनता ने जो कष्ट भोगा, बाढ़ में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, भूखमरी में, ब्लॉक में जो धांधली थी, अंचल में जो धांधली थी, हॉस्पिटल में जो दवा का इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक्सपायर्ड दवा किया गया, बैंक में जो धांधली आज तक चल रही है, गरीब लाचार के लिए गांव गली में जो अत्याचार हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के वक्त तुम कहां थे? आज चुनाव का वक्त आया है तो तुम बड़े आ गए समाज सेवी बनने के लिए। तुम चुनाव का बटन जो ही हमारी गरीब जनता टिपेगी उसके बाद से फिर तुम 5 साल तक दिखाई नहीं दोगे। इसके बाद वही रहेगा जो वास्तव में 5 साल पहले से भी था, 10 साल पहले से भी था और आगे भविष्य में भी समाज के साथ जो जुड़ने वाले लोग थे वही लोग जुड़े रहेंगे। और हम सभी मतदाता भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस बार आप सोच विचार कर ही इस मुद्दा पर कोई कदम बढ़ाएंगे। जाति पार्टी से ऊपर उठिए, धार्मिक भेद भावनाओं से ऊपर उठिए, ऊंच नीच छुआछूत की भावनाओं से ऊपर उठिए और आप ऐसे नेता का चुनाव कीजिए, आप ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव कीजिए जो वास्तव में आपके दिलों पर राज करता है, आपके सुख में भी और आपके दुख में भी आपके साथ रहता है। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आइए। हम ऐसे लोगों को कहते हैं जो विदेशी लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और आय के धरती पर एक से एक वीर भूप हैं जो गरीब गुरबों की सेवा कर रहे हैं और जो लुटेरे हैं, जो घुसखोर हैं, जिन्होंने पहले भी गद्दी पाने के बाद समाज के लिए कुछ किया नहीं है आपस में लड़ाने के अलावा, ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। बाहरी लोगों को तो भगाना ही है, लेकिन जो स्थानीय हैं जिन्होंने लूट लूट कर जनता को कंगाल कर दिया, 20 फीट सड़क को 10 फीट ला दिया। आज देख लीजिए कि जल नल योजना की क्या स्थिति है। हर जगह पैसे की बंदर बांट हो रही है। 5 वर्षों से वृद्धा पेंशन के लिए लोग तरफ तरफ करके परेशान हैं। कितने हमारे बड़े बुजुर्ग मर कर इस दुनिया से चले गए। कन्या विवाह की राशि है, विधवा पेंशन है, बच्चों का स्कॉलरशिप है। इसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पदाधिकारी बात करने वाला नहीं है। हजारों हजार की तादाद में हमारे गरीब गुरबों का आज राशन किरासन कूपन नहीं बना और यहाँ से हजारों लोग अप्लाई किए, कई बार अप्लाई किए, फिर भी अभी तक उनका राशन कूपन नहीं आया। और पता चलता है कि ये सब ऊपर में अफसर लोग पैसे कहा जा रहा था कि राशन कार्ड जो 1 हफ्ता में बन करके हैंड टू हैंड मतलब सबका हैंड ओवर कर दिया जाएगा, लेकिन आज जो लॉकडाउन को 4 महीना के आसपास हो गया है, लेकिन अब तक बहुत सारे लोगों को अब तक राशन कार्ड नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड मिला भी है
तो जैसे किसी के फैमिली में अगर 5 से 6 मेंबर हैं, तो जिसको किसी का दो मेंबर का नाम आया, किसी के 3 मेंबर का आया, यानी कि 2-4 फैमिली मेंबर का नाम काट दिया गया है। देखिए, सरकार पटना में बैठ करके जो डिसाइड करती है वो औराई की हकीकत से बिल्कुल अनजान होती है। ये लोग एसी में बैठ करके देसी मुर्गा खाते हैं और स्वदेशी जागरण मंच चलाने वाले लोग हैं। औराई को देखना है तो औराई में आ करके देखना पड़ेगा, गरीब गुरबों की झोपड़ी तक जाकर देखना पड़ेगा। पटना में और दिल्ली में बैठ करके सूची बनाने से काम नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी तो हमारे घोषणा मंत्री हैं, ये इनका काम है सिर्फ घोषणा करते चलो, लोगों को बहलाते चलो, मकर जाल में फंसाते चलो। काम होने से मतलब नहीं है। इनको वोट किस तरह से होगा, वोट मैनेजमेंट गुरु है ये। वोट को कैसे हासिल करना है इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं दिन रात। इनका एक भी घोषणा जमीनी हकीकत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो घोषणा आज ही करेंगे कल उसको कैंसिल करके फिर नया घोषणा कर देते हैं, फिर परसों कोई और घोषणा हो जाएगी। माने नित्य प्रतिदिन नए नए घोषणाओं से अखबार पत्र पत्रिका और भाया मीडिया जो भी है सब भरा पड़ा है। लेकिन हकीकत में आप आइए तो आपको पता चल जाएगा कि घोषणाओं में कितना दम है। अगर बहुत सारी घोषणा किए हैं तो आप चल करके गांव में देख लीजिए ना, गरीब गुरबों को। आज एगो छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। आज बाढ़ आई है, क्यों आई है? हमारे नीतीश बाबू इसका जवाब देंगे। पूरे बिहार में बाढ़ के नाम पर, बांध बांधने के नाम पर अरबों खरबों का अभी घोटाला चल रहा है, लेकिन बिहार के किसी भी नदी का तटबंध इन्होंने बांधा नहीं। नतीजा है आधे अधूरे काम करके लोग छोड़ दिए। उसका दुष्परिणाम है कि गांव का गांव समाप्त हो गया। लाखों एकड़ जमीन में जो फसलें लगी थी सब समाप्त हो गया। किसान तो पहले से तबाह थे ही और बर्बाद हो गए। भीख की कटोरी लेकर उस सड़क के किनारे गुजर बसर करने को विवश हैं। जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी हालत ये है कि वो खुद भिखमंगा हो गए हैं। उनके घर में खाने को दाना नहीं है, जबकि वही दाना उत्पादन करते हैं तब हम लोगों का भरपेट भोजन नसीब होता है। तो इस बात से नीतीश बाबू को कुछ लेना देना नहीं है। उनको है कि भाई हमको गद्दी पर मरना है, आजीवन गद्दी पर बैठे रहना है, हमारी मौत भी हो तो गद्दी पर ही हो। अब वो गद्दी से हटकर एक दिन के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। और गद्दी कैसे पाई जा सकती है, इसी के प्रयास में अपने बड़े बड़े सुरमाओं को बैठाकर हमेशा नीति बनाते रहते हैं। इसलिए बिहार की जनता देख रही है और इसका सही जवाब उनको आने वाले चुनाव में मिलने भी जा रहा है। बिहार में मैं देख रहा हूं पूरे बिहार की जो तस्वीर है, गांव तो गांव है, शहर भी डूब रहा है, पटना डूब रहा है। कहां गया इनका मास्टर प्लान? कहां गया नाला नाली? कहां गया पानी निकासी की व्यवस्था? कहां गया नदी का तटबंध? जब अभी जैसे आपका इशारा था कि इस बार जो अभी सत्ता की जो पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी जो है, जदयू पार्टी है, उसको इस बिहार के विधानसभा चुनाव में समझ में आ जाएगा, तो फिर क्या लगता है कि जब अगर वो जनता उनको कुछ सबक सिखाएगी तो फिर किसकी सरकार बनेगी? क्या उम्मीद है, क्या लगता है? देखिए, सरकार किसकी बनेगी ये तो चुनाव के बाद तय हो ही जाएगा, लेकिन इतना निश्चित मान लीजिए कि नीतीश बाबू की सरकार तो नहीं बनने जा रही है। बाद बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, चुनाव के बाद मिल के बैठकर जब सरकार चलाना है, राज्य चलाना है, जनता का विकास करना है, तो कुछ न कुछ तो दिशा निर्देश जाहिर करेंगे ही। उसी में से किसी अच्छे व्यक्ति को अपना नेता चुनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि नीतीश बाबू इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये जनता दिलो जान से इस बात को समझती है और जनता की बद्दुआ उनको लगने जा रही है इस बार। कब तक ठगेंगे आप? कितना ठगेंगे आप? ठगने का भी एक सीमा होता है। हर टाइम्स न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन शहबाज आलम के साथ धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट